हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं DSSB PGD कॉमर्स का कंपनी लॉ सब्जेक्ट। आपकी वैकेंसीज अब मतलब DSSB की आनी स्टार्ट हो गई, तो आपने देखा आपकी अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। अब उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या आएगी, हमारी आएगी वो DSSB PGD कॉमर्स के लिए, ठीक है। और ये जो कंपनी लॉ है ये आपका बीकॉम सेकेंड ईयर का भी है, तो अगर कोई बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या फिर CSSU यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उनका ये सिलेबस सेम है। तो आज हम कंपनी लॉ हमारा नया चैप्टर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट सब्जेक्ट चैप्टर है दैट इज़ मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ कंपनी। तो हम सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे, कंपनी होता क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि हमारा कंपनी का मीनिंग क्या है। अब हम कंपनी बोलते तो हैं, इसको अगर इसकी एक मीनिंगफुल सेंस निकालें तो उसमें इसको क्या कहा जाता है। तो कंपनी क्या है, दो लैटिन वर्ड से बन के आया है, ठीक है ना। ये लैटिन वर्ड से बनकर आया है। इसमें क्या है, कम प्लस हमारा ये नीज, ठीक है। तो वेयर कम का मतलब हमारा होता है टुगेदर। इसका मतलब होता है कि हम एक साथ मिलकर जो काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो टुगेदर। और इसका मतलब होता है हमारा ब्रेड, ठीक है। तो अगर कॉमन वर्ड में बोले तो कंपनी क्या है, टेकिंग ब्रेड टुगेदर। इसको अगर हम एक सेंस बनाएं तो उसका मतलब है टेकिंग ब्रेड टुगेदर। एक साथ हम हमारी ब्रेड, हमारे खाने की चीज़ जो हमें पैसा चाहिए वो कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपनी का मतलब यही किया हुआ। एक टेक्निकल वर्ड में बोले तो ये क्या है, एन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स, ठीक है। लोगों ने अपने साथ मिलकर, पर्सन्स ने क्या करा, एक एसोसिएशन फॉर्म्ड करी है, ठीक है ना। किसके लिए, एक कॉमन पर्पस के लिए, फॉर अ कॉमन पर्पस। उन लोगों का कॉमन पर्पस है जिसके लिए उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन को फॉर्म किया है, ठीक। जो कि क्या है कि अब हमारी कंपनी क्या है, पर्पस विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाय अ लॉ एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और हमारी जो लॉ है वो कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन बोलती हैं, ठीक है ना। उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। उसके पास एक अपनी स्टैम्प होती है जिससे हम उसका सिग्नेचर देख सकते हैं, मगर वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है कि आप कंपनी को देख सकते हैं। उसके मेंबर्स को हम देख सकते हैं मगर कंपनी को हम नहीं देख सकते। तो कंपनी का मतलब क्या है कि वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है फॉर्म्ड फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है, विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लॉ एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ से उसको एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, बहुत सारे सेक्शंस आएंगे कंपनी लॉ में। सेक्शंस होते हैं जिसमें डेफिनेशंस होती हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कंपनी लॉ की, तो किस सेक्शन के अंडर आती है, वो हमारी आती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, ठीक है ना, ऑफ कंपनीज एक्ट। अब हमारा कंपनीज एक्ट कौन सा चल रहा है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले हमारा 1956 था, अब हमारा अमेंड होकर आया है कंपनीज एक्ट 2013, जिसके थ्रू हमारे सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। तो इसमें कंपनी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, अगर हम हमारी कंपनीज लॉ में बात करें तो कंपनी क्या है, मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। एक कंपनी है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, ठीक है। जब वो फॉर्म्ड होती है तो इनकॉर्पोरेट होती है, वो इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ। जो हमारे ये लॉ है कंपनीज एक्ट 2030, जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या फिर अंडर एनी प्रीवियस लॉ। क्योंकि अभी अमेंड होकर आया और कोई कंपनी पुरानी फॉर्म्ड है, तो बहुत सारे कंपनीज एक्ट आए थे प्रीवियस जिनके अंडर में भी कंपनीज फॉर्म्ड हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्म्ड हो गई थी 1956 के टाइम पे, तो वो भी क्या है, एक कंपनी मानी जाएगी। तो अगर हम डेफिनेशन फॉर्म बताएं, अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में क्या लिखा हुआ है, तो एनी कंपनी को बोलते हैं एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, ठीक है। हमारा कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013, और एनी अंडर एनी प्रीवियस लॉ, और कोई भी अलग पुराना जो प्रीवियस लॉ रहा है अगर उसके अंडर भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको कंपनी बोलते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी प्रीवियस लॉ मीन्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर कोई प्रीवियस लॉ में फॉर्म्ड हुई है तो उसका मतलब क्या है कि वो हम यहाँ पर उन एग्जिस्टिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं जो पहले से ही फॉर्म्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें जो नई भी होंगी, जो नए लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी कंपनीज कहलाई जाएंगी। और जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी भी है, जो पुरानी है, पुरानी फॉर्म्ड है, वो भी कंपनी कहलाई जाती है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या बताती है कि कंपनी क्या है। अब कंपनी के ना कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं जिससे कि हम कंपनी को डिस्क्राइब करते हैं कि इसका क्या नेचर है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नॉर्मल सेंस में तो डेफिनेशन बस
यही लिखी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आप मतलब कैसे डिफाइन, कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारी कंपनी है। कंपनी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मैंने बताया था कि पर्सन्स ने मिलकर फॉर्म्ड करी है, तो लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई है। तो सबसे पहले आपको अपनी एसोसिएशन को इनकॉर्पोरेट करवाना होगा। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, या तो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं या फिर रजिस्टर्ड, ठीक है ना। आपका रजिस्ट्रार होता है, रजिस्टर ऑफिस होता है जहाँ पे आपको जाकर आपको अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी पड़ती है। क्या होता है, आप क्या कहते हैं कि कंपनी या तो एक्ट से वो बनी होती है, क्रिएट करी जाती है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, और रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। या तो आपने एक्ट के थ्रू उसको बनवाया है या फिर आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे अंडर द एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 तो भी वो इनकॉर्पोरेशन क्रिएट ऐसे ही होती है, ठीक है ना। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कैन नॉट बी कॉल्ड अ कंपनी। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो उसको हम कंपनी कह सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में अगर बोलें तो यही है कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, कोई एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड हुई होगी, या तो रजिस्ट्रेशन कराया हो उसने कंपनीज एक्ट में, या फिर एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, इसके थ्रू उसने लेजिस्लेचर के थ्रू अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराया हो, क्रिएट कराया हो, तभी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। ओनली आफ्टर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इट बिकम्स अ सेपरेट एंटिटी। जब एक बार कंपनी को रजिस्टर करा लेंगे, इनकॉर्पोरेट करा लेंगे, तभी हम उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, क्योंकि उसने एक अपनी अलग पहचान बना ली है। मेंबर्स और उसके एम्प्लॉय और जो मेंबर्स और जो कंपनी है वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब क्या है, कंपनी को आप देख नहीं सकते, कोई पर्सन तो वो है ही नहीं, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन इसलिए क्योंकि वो एक्ट के थ्रू फॉर्म्ड हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो उसके पास लीगल राइट्स भी हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज अगेंस्ट अ नेचुरल पर्सन। हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, तो कंपनी को अगर देखेंगे तो कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय द लॉ। इसको गॉड ने नहीं क्रिएट किया, ये क्रिएटेड बाय द लॉ। हमको तो गॉड ने क्रिएट किया है, मगर कंपनी को कौन फॉर्म करता है, कौन क्रिएट करता है, उसे लॉ करता है, ठीक है। इसका कोई नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। बस हमने क्या करा है, ना तो ये गुस्सा कर सकती है ना ये हंस सकती है। कंपनी क्या है, एक हमारी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक। इट हैज़ नो सोल, नो कंसाइंस, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, अब इसके पास सारे राइट्स होते हैं, मगर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है किसी कंपनी के साथ तो वो कंपनी के नाम पे आएगा, मेंबर्स के नाम पे नहीं आएगा। अगर किसी के कंपनी के अगेंस्ट केस करना तो वो कंपनी के नाम पे केस करेंगे, ठीक है। अगर कोई किसी को स्यू करेगा तो वो कंपनी के नाम पे स्यू करेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो वो होता है सेपरेट एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है, जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो वो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है, ठीक है ना। कंपनी के नाम पे अब कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि वो मेंबर्स के नाम पे नहीं चलते, वो कंपनी के नाम पे चलती है। तो कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करा सकती है, कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, ठीक है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, ठीक है ना। और टू बी स्यूड, और कोई और भी कंपनी के नाम पे उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है, इन इट्स ओन नेम। कंपनी के नेम की बात चलेगी। अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, अगर कंपनी किसी चीज़ के लिए लाइबल थी, अपने क्रेडिटर्स की अमाउंट पे नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, केस कंपनी के अगेंस्ट बनेगा, कंपनी के नाम पे बनेगा। मान लो राम लिमिटेड था तो केस राम के नाम पे लगेगा, ना कि उसके मेंबर्स के नाम पे लगेगा, ठीक है ना। अब इसके पास कंपनी के पास क्या क्या राइट्स आ जाते हैं, उसके पास राइट्स आ जाते हैं अपने नाम पर, ठीक है। वो अपने नाम पर क्या कर सकती है, इन इट्स ओन नेम वो प्रॉपर्टीज़ खरीद सकती है, ठीक है। वो क्या कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है, वो उधार ले सकती है, लोन ले सकती है किसके, कंपनी के नाम पर, ठीक। तो ये होता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। अब फोर्थ आता है हमारा, फोर्थ फीचर इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, आप सक्सेशन बोलो या फिर एग्जिस्टेंस बोल लो, इसका मतलब ये है कि कंपनी क्या है, हमेशा चलती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी, चाहे उसके मेंबर्स, कंपनी क्या होती है, कंपनी कौन चलाता है, उसके मेंबर्स चलाते हैं, ठीक है। कंपनी का नाम अलग होता है मगर उसको चलाता कौन है, उसके डायरेक्टर्स चलाते हैं, ठीक। तो क्या होता है, कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि वो और उसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अगर उसका कोई भी मेंबर, कंपनी का कोई मेंबर क्या होता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है उसके पास वो अपने क्रेडिट पे नहीं कर पा रहा है, अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहा है, या फिर वो पागल हो जाता है, ठीक है,
या फिर उसके मतलब उसके अगेंस्ट कोई केस हो जाता है, या फिर वो जेल चला जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। मेंबर्स के मर जाने से या मेंबर्स के इंसॉल्वेंट हो जाने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कुछ कम वो नहीं आएगा। तो इसलिए उसको हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस बोलते हैं कि कंपनी नेवर एंडिंग है। उसके चाहे सारे एम्प्लॉयज़ मर जाएं या कुछ भी हो जाए, चाहे रिटायरमेंट हो जाए, चाहे डायरेक्टर चला जाए, मगर कंपनी चलती रहेगी। वो कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कभी मर नहीं सकती है, ठीक है ना। मगर अगर आपको वाइंड अप करवाना है तो बहुत सारे लॉज हैं, या फिर आपने उसको बंद करना है तो वो अलग चीज़ है, मगर कंपनी कभी मरती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है इसका फिफ्थ करेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉमन सील। कॉमन सील अब क्या होता है, हम लोग हमारे साइन करते हैं, हम नेचुरल पर्सन तो क्या करते हैं, हमें कहीं पे अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है या कुछ भी कराना है तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं तो हम अपने साइन कर देते हैं। मगर लेकिन इस केस में क्या होता है, हमें कॉमन सील चाहिए। अभी आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन तो ये कर नहीं सकता है, ठीक है ना। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ। वो खुद से तो एक्ट कर नहीं सकती है, हमें उसके बिहाफ में काम करना पड़ता है, डायरेक्टर्स को काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या आता है, कौन एक्ट करता है, कंपनी एक्ट किसके थ्रू करती है, एक्ट थ्रू दी डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के काम करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करते हैं, वो हर जगह काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पे कौन फॉर्म करता है, डायरेक्टर करता है। किसके बिहाफ पे काम करता है, ये कंपनी के बिहाफ में काम करता है, ठीक है। उसके बिहाफ में वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो कहीं पे उसको साइन भी तो करना पड़ेगा कि हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया। तो लॉ ने रिक्वायर किया है कि कंपनी के पास अपनी खुद की क्या होनी चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए। आपने देखा हो ना, मोहर होती है, कंपनी सील होती है, वो क्या होता है, कंपनी का क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको एज अ सिग्नेचर मान के चलते हैं कंपनी का। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है अगर कंपनी ने, तो कंपनी को कि उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होनी चाहिए, वो स्टैंप होनी चाहिए, वो मोहर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होती है कॉमन सील। वो क्या होता है, हमारी कंपनी का एक सिग्नेचर होता है। सिक्स्थ की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी। अब आपको लायबिलिटी पता है कि अगर आपने किसी से बाहर से उधार लिया है, ठीक है, तो कंपनी की कैसी लायबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है। एक एडवांटेज है कि कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी के साथ फॉर्म होती है। जब क्या होता है, मेंबर्स होंगे, मेंबर्स ने शेयर्स दिए होंगे, कुछ पोर्शन अमाउंट दिया होगा, तो फिक्स्ड कर लेते हैं कि हम 10% लायबिलिटी के लिए लाइबल हैं या 20% लायबिलिटी के लिए लाइबल है, कि हम सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ लायबिलिटी पे करेंगे। अगर कंपनी को इंसॉल्वेंट हो गई या फिर किसी का क्रेडिटर्स का पैसा देना है वापस या वाइंड अप के सामने, तो वो फिक्स कर देते हैं कि हम इतनी ही लायबिलिटी पे करेंगे, ठीक है। तो ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। तो जितने उनके शेयर्स हैं, जितनी उन्होंने फेस वैल्यू, जितने भी उन्होंने शेयर्स खरीदे थे उसकी फेस वैल्यू जितनी होगी, उतने ही अमाउंट के लिए वो लाइबल होंगे, या फिर नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, उसी के लिए वो लाइबल होंगे, उतना ही अमाउंट वो क्रेडिटर्स का रीपे करेंगे। इफ ही हैज़ पेड द फुल अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर, ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग मोर टू मीट्स कंपनीज लायबिलिटी। अब क्या होता है, हम शेयर्स खरीद लेते हैं, 1000 के खरीदे थे मान लो, आपने उस पर 600 रुपये पे कर दिया, आपके 400 रह गए। अब लायबिलिटी की बात आई तो आप 600 तो कंपनी को दे चुके हो, तो अब आपको कितने देने होंगे, सिर्फ 400 देने होंगे उसको, और जितने आपके अनपेड अमाउंट है आप सिर्फ वही पे करेंगे, ठीक है। और टू द एक्सटेंट ऑफ जितना आपने पहले फिक्स कर रखा था कि मैं इतना ही अमाउंट 1000 रुपये ही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी का केस। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन अ कंपनी इज 10, मान लो आपने कोई शेयर खरीदा, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक। और आपने क्या किया है, शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर रखी है 8, उसने 8 अमाउंट पे कर दिया है, अब उसके 2 रुपये रहते हैं। अब कंपनी, अब क्या पास है, अब क्या होता है, उस मेंबर के लिए क्या लायबिलिटी है कि उसको सिर्फ कितना देना है, वो 2 रुपये देने हैं, वो सिर्फ इस अमाउंट के लिए ही लाइबल है, वो उससे फर्दर आप उससे कोई चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी का केस, ठीक है। इन अ केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब जैसे लिमिटेड लायबिलिटी होता है, कैसे होता है कि गारंटी भी दी जाती है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज गारंटेड टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्या होता है, पहले से ही मेंबर कह देता है कि मैं इतने अमाउंट की गारंटी ले रहा हूँ कि जब एसेट्स खरीदने होंगे तो मैं इतने अमाउंट कंट्रीब्यूट करूँगा। इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप, और जब आप बंद कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको जितने आपने गारंटी ली थी आप उतना ही अमाउंट देंगे। इन द केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी, हिज लायबिलिटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज नील। तो मतलब क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ वाउंड अप जब कंपनी बंद करी जाएगी वो उतना पैसा तभी देगा, ठीक है। लाइफ टाइम जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक उसको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, वो किसी अमाउंट के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब जैसे लिमिटेड लायबिलिटी होता है ऐसे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होता है। सो नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी।
तो ये लायबिलिटी के ही अंदर है। एक हमने लिमिटेड पढ़ा, दूसरा हम अनलिमिटेड पढ़ेंगे। तो लिमिटेड में क्या था, जितना उन्होंने फेस वैल्यू लिया था उसी के जितना वो उसी के लिए इतने ही अमाउंट के लिए वो लाइबल थे। मगर यहाँ अनलिमिटेड है, तो ये यहाँ क्या होता है कि कंपनी में हमें पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और हमारा प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में मिनिमम हमारे 2 मेंबर्स होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी में 100 मेंबर्स थे, वो रिड्यूस होकर 7 हो गए हैं पब्लिक में और 2 हो गए हैं, ठीक है, वो तब भी अपना बिजनेस चला सकती है। मगर उस केस में क्या हो जाएगा, अगर फर्दर ये इससे भी ज़्यादा ड्रॉप हो गए, अब ये कब तक चला सकते हैं, 6 मंथ तक चला सकते हैं, और उसके बाद फर्दर ये रिड्यूस हो गए, अगर 1/6 ये इतने हो गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। इनको डेट पे करने के लिए ये सब पूरी अमाउंट के लिए लायबल होंगे, उतनी अमाउंट के लिए नहीं जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये लायबल हो जाएंगे फुल अमाउंट के लिए, होल अमाउंट के लिए ये होल अमाउंट ऑफ डेट इनको पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इनके खुद के पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं। तो ये केस होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, जहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, उनको अपने पर्सनल एसेट्स भी देने पड़ जाते हैं, ठीक है। जितना उन्होंने अपना फेस वैल्यू इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर्स में, उसके अलावा भी उन लोगों को काफ़ी अमाउंट देनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। सो नेक्स्ट आता है, अगर हम शेयर्स को ना हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आपने कोई शेयर्स खरीदे, मतलब राम ने शेयर्स लिए, ठीक है, राम के पास शेयर्स हैं, उसके पास 100 शेयर्स हैं, तो वो क्या कर सकता है, या तो पार्ट ऑफ शेयर्स किसी को 50 शेयर्स उसने दे दिए, मान लो उसने सीता को दे दिए, या फिर पूरे वो सारे के सारे शेयर्स भी अपने ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। वो उसने मान लो लक्ष्मण को दे दिए, तो क्या होता है कि ये किसी को भी अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। हमारे यहाँ पब्लिक कंपनी, यहाँ पर सिर्फ पब्लिक कंपनी है जिसमें हम विदाउट रिस्ट्रिक्शंस अपने शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी पे क्या होता है, वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाते हैं उस पर, कभी कभार कंपनी वाले इम्पोज कर देते हैं शेयर होल्डर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। मगर पब्लिक के ऊपर नहीं कर सकते। अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड है वो स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो वो कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को मना नहीं कर सकती है, वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। सो द नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी उसके मेंबर्स से सेपरेट है। कोई भी कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ना ही कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच सकता है अपने नाम पर। तो कंपनी क्या है, हम जिसको एक सेपरेट एंटिटी रिगार्ड करते हैं, वो अपने मेंबर्स से क्या है, डिफरेंट है। तो कंपनी इज कैपेबल ऑफ, कंपनी क्या है, कैपेबल है अपनी कंपनी कोई भी एसेट को अपने नाम पे खरीदने के लिए, ठीक है, उसको उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये सब प्रॉपर्टी को वो खुद से अपने नाम पर ट्रांसफ़र भी कर सकती है, खरीद भी सकती है, ठीक है। अपने खुद के नाम पे कर सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या होते हैं, ऑल्दो इट्स मेंबर और शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूट्स हिज कैपिटल, येट दे कैन नॉट हिमसेल्फ बी द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब क्या होता है, कैपिटल तो मेंबर्स शेयर होल्डर्स नहीं दिए, मगर लेकिन वो कंपनी के प्रॉपर्टीज़ के जॉइंट ओनर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपने उस अमाउंट को वो कंपनी उनके प्रॉफिट के फॉर्म में उनको वापस कर देती है। नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑन इट्स वाइंडिंग अप। तो क्या करते हैं, मेंबर जो कंपनी के मेंबर हैं वो कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी को अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वो खुद ओनर नहीं बन सकते हैं कंपनीज की प्रॉपर्टी के, जब तक कंपनी क्या है, एग्जिस्टेंस पे है, या फिर जब वो वाइंडिंग अप हो रही होती है। जब कंपनी हमारी एग्जिस्टेंस पर होती है, हम उस प्रॉपर्टी के एसेट्स को अपने एसेट्स नहीं कह सकते हैं, और जब वो वाइंड अप भी हो रही है उस टाइम पर भी हम वाइंडिंग अप के टाइम पे भी जो एसेट्स है वो कंपनी के ही नाम पर रहेंगे। तो ये होता है इसके सेपरेट प्रॉपर्टी। अब हमारा लास्ट आता है, दैट इज 9th, द कैपेसिटी टू स्यू। अब स्यू का मतलब क्या होता है ना, बोलते हैं आई स्यू ऑन इन कोर्ट, इसका मतलब होता है हम आपके अगेंस्ट केस करेंगे। अब कंपनी क्या है, उसके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सेपरेट एंटिटी है, तो वो क्या कर सकती है, अपने नाम पर इन इट्स ओन नेम वो किसी को स्यू कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, या फिर कोई और भी कंपनी के को स्यू कर सकता है उसके खुद के नाम पे, ठीक है। वो खुद भी केस कर सकती है अपने नाम पर किसी के अगेंस्ट, और कोई और उसके अगेंस्ट भी केस कर सकता है उसके नाम पर। तो ये थे कुछ 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। क्या क्या थे हमारे, अगर मैं एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहले आता है कि कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है।
उसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, अगर मेंबर्स की डेथ हो जाए तब भी कंपनी बंद नहीं होगी, उसकी कॉमन सील होती है, उसका सिग्नेचर होता है। लायबिलिटी उसकी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, और शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पब्लिक के केस में। प्राइवेट के केस में कुछ कंपनीज वाले रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है। मेंबर्स कंपनी की प्रॉपर्टी को अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। और कैपेसिटी टू स्यू, कंपनी किसी को स्यू कर सकती है अपने नाम पर, या कोई और कंपनी को उसके नाम पे स्यू कर सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। अब क्या होता है, कंपनी क्या है, जब एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो सिटीजन भी नहीं बन सकती है, ठीक है ना। उसके पास कोई वो उसकी आइडेंटिटी ही आर्टिफिशियल है। तो कंपनी को हम एज अ सिटीजन नहीं मानते। हम कंपनी को क्या किस बेसिस पे हम कंपनी का ये चेक करते हैं कि वो कहाँ की है, उसका डोमिसाइल, ठीक है, कहाँ पर वो फॉर्म्ड हुई थी, रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कहाँ पे उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जिस जगह पे वो कंपनी की हम जगह मान लेते हैं कि वो कंपनी वहाँ से सिचुएटेड है। या फिर हम देखते हैं कंपनी को, हम ये देखते हैं कि कंपनी जहाँ पर रिसाइड है, हम कहाँ कौन सी चीज़ उसकी रेजिडेंशियल एरिया मान लेते हैं जहाँ पर उसका सेंट्रल कंट्रोल हो, जहाँ से कंपनी अपना सारा मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, कंट्रोल कर रही है या फिर मैनेजमेंट देख रही है, मैनेजमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। इस चीज़ को हम बोल देते हैं कि वो कंपनी की वहाँ पर एग्जिस्टेंस है, वहाँ की वो उसका रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, वहाँ का उसका हम रेजाइड मान लेते हैं, जहाँ पर उसका सेंट्रल कंट्रोल हो या फिर मैनेजमेंट कर रही हो जहाँ से। क्योंकि कंपनी कोई सिटीजन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके डोमिसाइल्स पे, उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो जगह के नाम लिखे होंगे जहाँ से वो काम कर रही है, उसको हम उसका एड्रेस मान लेते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है लिफ्टिंग ऑफ, लिफ्टिंग बोल लो और या फिर पियर्सिंग बोल लो, piercing the corporate veil। इसका मतलब क्या, अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई केस हो रहा है तो वो कंपनी के नाम पे होगा, मेंबर्स के ऊपर नहीं होगा। अ कंपनी इज रिगार्डेड एज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो एज द मेंबर कैन नॉट बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अगर कोई एक्ट किया है तो उस केस में मेंबर्स उसके लिए लाइबल नहीं होते, क्योंकि वो कंपनी के नाम पे हुआ है, उसकी सेपरेट एंटिटी है, मेंबर्स आर नॉट लाइबल, ठीक। मगर कई बार क्या होता है कि ऐसे केस हो जाते हैं जहाँ पर मेंबर्स को लाइबल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल को हम लिफ्ट अप करें। हमने कुछ चीज़ें बना दी थी कि ये सारी चीज़ें हैं कि मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है, मगर कई बार हमारे जो ये हमने रूल्स बनाए हैं हमको इनको लिफ्ट आउट करना पड़ता है, हमें इनके अगेंस्ट जाके चीज़ें करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल की जो चीज़ें हैं उनको लिस्ट करते हैं। वो उसमें भी दो केसेस होते हैं, दो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कोर्ट दो तरीके से करती है। एक तो होती है कि केसेस फॉलिंग अंडर द जुडिशियल डिसीजन, ठीक है, अगर कोई जुडिशियल डिसीजन आया है, कोर्ट का ऑर्डर आए हैं, उसके केसेस में भी ये कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करते हैं। या फिर क्या बोल रहे हैं, अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आए हैं, ठीक है, अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर केस आया है, उस केस में हम या तो ये लिफ्ट अप करते हैं, ठीक है। तो अब इसके केस पढ़ते हैं हम जुडिशियल डिसीजन का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जुडिशियल डिसीजन के अंदर जो केस फॉल होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब क्या होता है कि कंपनी मेंबर्स को टैक्स पे करना पड़ता है, अगर कोई कंपनी है तो उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, कई बार फ्रॉड के थ्रू अपने टैक्सेस से बचने के लिए कुछ इलीगल काम कर लेते हैं, कुछ फ्रॉड कर देते हैं। तो इस केस में क्या है कि कंपनी ने का कुछ नहीं है, यहाँ पर काम किसने किया, फ्रॉड किसने किया, मेंबर्स ने किया है। तो इस केस में लाइबल कौन हो जाएगा, मेंबर्स हो जाएगा। वैसे हमने बोला है कि सेपरेट एंटिटी है, मगर अगर उसने कंपनी के नाम पे कुछ फ्रॉड किया है, ठीक है ना, वो एक्साइज टैक्स से बचने की कोशिश कर रहा था, फिर उस पैसे को अपने पास रख लेता, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टर या कोई पे नहीं कर रहा है टैक्स और उस अमाउंट को अपने पास रख रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्टर को लाइबल करेगी कि आपने फ्रॉड किया है, आप पर्सनली लाइबल हैं, आपकी अमाउंट जाएगी, कंपनी का इसमें कुछ नहीं जाएगा। वो सोचते हैं कि कंपनी पे करेगी, मगर नहीं। इस केस में क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं कि वो डायरेक्टर लाइबल है, किसके लिए, अपनी अमाउंट जितना भी उसने फ्रॉड किया है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। कई बार अब इसमें तो क्या था कि उसने टैक्स की छेड़छाड़ करी, कई बार क्या होता है वो फ्रॉड कुछ कर रहा है, कंपनी में धोखाधड़ी कर दिया या फिर कुछ इम्प्रॉपर कंडक्ट किया है, तो उस केस में भी कंपनी लाइबल नहीं होगी, वो पर्सन लाइबल होगा। अब उसने क्या किया,
अपनी आइडेंटिटी छुपा के, या कोई मेंबर था कंपनी का, उसने क्या किया, कंपनी के नाम पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और कंपनी को पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है, कंपनी को नहीं पता, कंपनी को उसने नहीं बताया हुआ, उसने उससे 10 लाख रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब उसमें उस कॉन्ट्रैक्टर को पता चलेगा फ्रॉड के बारे में कि वो कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी लायबल नहीं होगी इस फ्रॉड के लिए, इस फ्रॉड के लिए मेंबर वही जिसने वो फ्रॉड किया वो लायबल होगा। तो ये होता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ये भी आपको नया वर्ड लगेगा, एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। क्या हो रहेगा, कहीं मान लो कंपनी फॉर्म थी, ठीक है, जैसे आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जर्मनी के अंडर कोई कंपनी होगी, तो जर्मनी के साथ अगर आपकी दूसरी कंट्री का कोई लड़ाई हो गई थी, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो इंग्लिश कंपनी जो होगी वो उस जर्मन कंपनी को क्या करेगी, एनिमी कंपनी मान लेगी, क्योंकि वहाँ से आपकी ना वहाँ उनके अगेंस्ट आपकी वॉर चल रही है, तो उस टाइम पे हम ऐसी कंपनी को एनिमी कंपनी बोल देते हैं। व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन रिजाइडिंग इन एन एनिमी कंट्री, मतलब क्या करें, कोई कंपनी है जिसका कंट्रोल ऐसी कंट्री के साथ है जिसके साथ आपकी क्या हो गई है, लड़ाई चल रही है, ठीक है, वहाँ पर आपकी वॉर चल रही है या फिर कोई और चीज़ चल रही है, तो उस टाइम पे हम उसको एनिमी कंट्री बोल देते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, इस केस में क्या होगा, द कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल में लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल एज द कंपनी एक्वायर एन एनिमी कैरेक्टर। तो इस टाइम पे क्या होता है कि वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप कर देती है, क्योंकि वहाँ पर उस केस में हम कंपनी को एनिमी कंपनी बोल देते हैं, हमारे लिए वो एलियन कंपनी हो जाती है, उसके साथ हम ट्रेड करना बंद कर देते हैं, ठीक है, या क्योंकि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है। तो ये केस होता है कि हम कब उनकी पावर छीन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जब वो एनिमी कैरेक्टर की हो जाती है, तो उनके साथ अगर कोई भी लॉ या फिर मतलब कोई भी ट्रेड करेगा तो वो इलीगल कह लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ आता है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। क्या होता है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल कब कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट अप करती है, जब कंपनी क्या कर रही है, मिसयूज कर रही है अपनी कॉर्पोरेट एंटिटी को और अवॉइड कर रही है वो वेलफेयर लेजिस्लेशन। मतलब क्या किया कंपनी ने, क्या किया, नोटिस किया कि सोल पर्पस कंपनी का क्या था कि वो अपनी जो बोनस था लोगों को देने का उसको कम कर सके, तो उसने क्या किया, उसका जो मोटिव था वो अच्छा नहीं था, तो वो क्या करते, वो वेलफेयर को अवॉइड करने की कोशिश करते। इस केस में भी कंपनी की कॉर्पोरेट विल लिफ्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अब मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको आप ये गिल्टी पर्सन है, आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके, ठीक है, आपने अपनी कंपनी को क्या किया, किसी और 2 और नए मेंबर बना लेकर कोई कंपनी फॉर्म कर दी और आपने तब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस केस में भी क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं कि आप और कोई भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मगर आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, कोर्ट के ऑर्डर्स को छुपाकर आपने ये सब किया, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट विल हो जाती है, ठीक है, लिफ्ट आउट ऑफ कॉर्पोरेट विल। नेक्स्ट चलते हैं, 6th आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस देखते हैं ऑफ अ कंपनी। ये देखते हैं कि कंपनी के अंदर इतनी टेक्निकल, मतलब वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो बाकी कंपनीज के साथ या फिर बाकी जो कंपटीशन चल रहा है उसके पास इतनी रिक्वायर्ड नॉलेज स्किल्स है कि वो एक कंपनी को चला सकती हैं, ठीक है। अगर कोई मान लो कोई पागल इंसान है, ठीक है, तो उसके पास इतनी टेक्निकल एबिलिटी है ही नहीं कि वो कंपनी को चला सके, तो इस केस में भी हम इसको कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आ जाते हैं, उस केस में हमारे क्या क्या केसेस हैं। कंपनीज एक्ट कैन ऑल्सो बी मेड सर्टेन एक्सप्रेस प्रोविजन अंडर विच द कॉर्पोरेट विल कैन बी लिफ्ट आउट। यहाँ तो क्या था, कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे इन केसेस में। अब यहाँ पे होता है कि कंपनीज के अंदर भी बहुत सारे उसने प्रोविजंस लिखे होते हैं जिनके बेसिस पे हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले आता है, अगर हमारा मेंबर्स का रिडक्शन हो गया है मिनिमम अमाउंट से भी कम, जो मिनिमम मेंबर्स रखने थे उससे भी बिलो हो गया, रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट,
या फिर स्टैट्यूटरी जो मिनिमम रखा हुआ है, मगर पब्लिक में जैसे 7 होता है, प्राइवेट में 2 होता है। अगर उससे भी कम रिड्यूस हो गए, मतलब 5 हो गए या फिर 1 हो गए प्राइवेट के केस में, तो इस केस में भी हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अगर मिस प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्या होता है कि जब कंपनी फॉर्म्ड हो रही होती है उसको प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है। अगर आपने उसमें ही गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रखी है उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर, तो इस केस में भी आपकी कॉर्पोरेट विल को हम लिफ्ट आउट कर देते हैं, ठीक है ना। प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या होता है कि आपको अपनी ऑथराइज इशू कितनी कैपिटल होगी वो लिखना पड़ता है, कौन कौन लाइबल है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स के बारे में कोई भी अगर आपने अनट्रू स्टेटमेंट उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखाई, क्योंकि इन्वेस्टर्स उस प्रॉस्पेक्टस को देख कर ही आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसको मिसरिप्रेजेंटेशन ना करें। अगर किया है तो यहाँ पर ही कॉर्पोरेट विल का केस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर आपने किसी से फ्रॉड कराकर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवाएं। अपनी कंपनी में आपने किसी पर्सन से इन्वेस्टमेंट करी है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत दिखाया है कि हम तो बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं, फिर उससे इन्वेस्टमेंट करा लिए, तो ये भी केस होता है इसी का। नेक्स्ट आता है अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं या फिर आप फेल हो गए, फेल टू रिटर्न योर एप्लीकेशन मनी, आपको जो एप्लीकेशन मनी रिटर्न करनी थी आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी इसी का केस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 5th, अगर बोलें अगर हर प्राइवेट कंपनी को अपने पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखवाना पड़ता है या फिर लिमिटेड लिखवाते हैं, ठीक है, अगर वो इसका इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, मान लो वो इनलीगल वो बिजनेस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है उनको 500 रुपये, ठीक है ना, फाइन लगता है उनका, नॉट लेस देन 500, ठीक है, नॉट लेस देन 500 उनको देना पड़ता है, ठीक है। और अगर उन्होंने उसके बाद भी ये केस अगर चलता रहा एक्सटेंड, तो ये 2000 रुपये तक हो जाता है पर डे, ठीक है, अगर वो इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड का। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अगर आपका ये है कि अगर आपने फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, इस केस में क्या होता है कि हमारे सेक्शन 90 और सेक्शन 90 में इसमें बात करी गई है, और सेक्शन 216, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 or more inspector to investigate the report on the membership of a company for the purpose of determining the 2 persons who are or have been financially interested in the company and who are has been able to control materially influence the policies of the company। तो क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करती है अपना एक इंस्पेक्टर भेजती है कंपनीज के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो रिपोर्ट बनाते हैं मेंबरशिप्स की, कंपनी में जो मेंबरशिप है ये डिटरमाइन करते हैं क्या वो 2 पर्सन है, कोई एनिमी पर्सन तो नहीं है, या फिर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन तो नहीं है, या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं है कंपनी में, या वो देखते हैं कि वो जो मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हैं कंपनी में या नहीं, उनको कंपनी का प्रॉफिट और वेलफेयर के बारे में वो सोचते हैं या नहीं सोचते। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है अपना एक इंस्पेक्टर यहाँ पे भेजती है। अब क्या होता है कि अगर कॉर्पोरेट विल को हम कब लिफ्ट करते हैं, अगर आइडेंटिटी जो रियल पर्सन की है जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, अगर वो फ्रॉड निकल के आती है, इस केस में तब ये कॉर्पोरेट विल लिफ्ट अप हो जाती है, ठीक है। नहीं तो ये था हमारे कुछ केसेस जब हमारे यहाँ पे जुडिशियल प्रोविजंस होते हैं, कुछ हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। तो ये खत्म होता है यहाँ पर ये आज का टॉपिक। तो अब हम कल हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।